नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश प्रजापति ने टटोली कांग्रेसियों की नब्ज। लोकसभा टिकट को लेकर 3 पदाधिकारियों ने ठोकी दावेदारी। जिला पंचायत के समस्त पदाधिकारियों ने कलेक्टर से करी मुलाकात। गौण खनिज कार्यों को निरस्त किए जाने पर जताई नाराजगी। नोटबंदी के दौरान शिक्षक ने ली बेगांव से लगभग 2 लाख की रकम। बेगांव ने कलेक्टर से की मुलाकात। रकम वापस दिलाए जाने की मांग। जिले में नहीं दिखा बंद का असर, खुला रहा व्यापार। और कलेक्टर कार्यालय में हुआ हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन। जिलेवासियों ने अधिकारियों के समक्ष रखी विभिन्न समस्याएं। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक दल जुट गए हैं और उनके द्वारा अपने स्तर पर प्रत्याशी चयन के लिए प्रक्रिया भी की जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की टीम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक राजेश प्रजापति बालाघाट पहुंचे, जिनके द्वारा लोकसभा के दावेदारों की जानकारी संग्रह की जा रही है। पर्यवेक्षक श्री प्रजापति ने मंगलवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस के दावेदारों से मुलाकात की और बायोडाटा लिया। मंगलवार को 3 लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की, जिनमें नितिन भोज, शेषराम राहंगडाले और पवन कावरे शामिल हैं। ये 11 मार्च तक जिले में रहेंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बैठक लेकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। साथ ही आम जनता व बूथ कार्यकर्ताओं से मिलकर प्रत्याशी चयन को लेकर फीडबैक लेंगे। इसके संदर्भ में चर्चा करने पर पर्यवेक्षक राजेश प्रजापति ने बताया कि संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट की जानकारी संग्रह करने की मंशा से पहुंचे हैं। जिले में प्राप्त जानकारी को दिल्ली AICC में जमा किया जाएगा। हमारा प्रोग्राम हम दिल्ली से AICC द्वारा भेजे गए हैं। पार्टी के जो यहाँ लोकसभा कैंडिडेट हैं और जो फ्रंटल अध्यक्ष है, जो संगठन है, उसको मजबूत करने के लिए और यहाँ पर बालाघाट में कितने लोकसभा के कैंडिडेट हैं उनका बायोडाटा लेकर के ऊपर जाके सबमिट करना है। और यहाँ की जो संगठन की स्थितियाँ हैं, कौन क्या कर रहा है, अध्यक्ष जी या जो फ्रंटल के या जो ब्लॉक के, और विधानसभा वाइज जा कर के 10 तारीख तक का कार्यक्रम है, 10-11 तक का 6 विधानसभा है बालाघाट में। वहाँ पर जा कर के प्रति विधानसभा वाइज जा कर के और सब लोगों से जो फ्रंटल के अध्यक्ष हैं उनकी वहाँ मीटिंग लेना है और उनको संगठन में मजबूती के साथ खड़ा होकर पार्टी के हित में कार्य करने के लिए एकत्रित होने का काम किया जाएगा। बालाघाट में कितने दावेदारों ने अभी तक तो जो मेरे पास आए हैं तो उसमें आपके हैं शेषराम जी और नितिन जी, और अभी तक तो फिलहाल 2 ही प्रत्याशियों का बायोडाटा आया है जो अभी की स्थिति है। और इसके बाद कुछ देर बाद या कल या परसों में कितने लोग आ रहे हैं वो तो जानकारी बाद में दी जा सकती है। अच्छा, युवा उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे क्या बुजुर्ग यहाँ पे बालाघाट में? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से जो अभी तक मेरे पास बायोडाटा आए हुए हैं तो उस हिसाब से तो युवा कैंडिडेट ही दिख रहे हैं। जो अभी ऐसा कोई तो पुराने लीडर हमारे या कोई ऐसा आए नहीं, न मुलाकात किए, न अपना बायोडाटा दिए। तो मेरी भी जहाँ तक सोच है कि अगर यंग कोई अगर मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि जब यंग होगा तभी तो बीच में जा पाएगा। भाजपा के संगठनात्मक रूप में और कांग्रेस के संगठनात्मक रूप में काफ़ी अंतर है। बिल्कुल, भाजपा बूथ स्तर तक है और कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कालाधन को समाप्त करने के मकसद को लेकर नोटबंदी की गई थी, लेकिन इस नोटबंदी की आड़ में कुछ लोगों ने अपना पैसा रातों रात सफेद कर लिया। वहीं कुछ भोले भाले लोगों ने अपनी जमा पूंजी को गंवा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बैगा जनजाति की, जिनकी जमा पूंजी को एक शिक्षक द्वारा नोटबंदी के दौरान बदलकर वापस किए जाने का झांसा दिया गया, लेकिन लंबे समय से वापस नहीं किया गया। मामला बैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दुगलई का है।
शिक्षक के द्वारा पैसे नहीं लौटाने से परेशान होकर करीब आधा दर्जन ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत कर शिक्षक से उनका पैसा दिलाने की मांग की है। इस मामले में ग्रामीण सुखराम और पंच कमलीबाई ने बताया कि नोटबंदी होने के दौरान गांव के बहुत से लोगों ने शिक्षक रायगढ़े को पैसे बदलवाने के लिए दिए थे। बार बार आग्रह करने के बाद भी शिक्षक के द्वारा उस राशि को वापस नहीं किया जा रहा है। सुखराम जी, कहाँ से आए आप लोग? दुगलई से। दुगलई से। अच्छा, क्यों आए थे कलेक्टर ऑफिस साहब आज आप लोग? पैसा के लिए, पैसा का शिकायत करने के लिए। वो देती नहीं गुरुजी लोग, मांगते मांगते पैसा हो गया हम लोग, वो दे नहीं पाए। वो क्योंकि बदल जाता है, क्योंकि देने की इच्छा नहीं है इसका। अच्छा, क्यों पैसा दिए थे गुरुजी लोगों को आपने? वो मैं नोटबंदी होने के कारण से दे दिया मैंने। मेरा खाता में डाल दूंगा तो मैं निकाल के तेरे को दे दूंगा बोले। कितना पैसा दिए थे आपने? हमारा 12,000 है। 12,000। कौन से गुरुजी को दिए थे आपने? रायगढ़े को। ये क्या करता है वहाँ पे? बड़ा था हमारा गाँव के स्कूल का गुरुजी है वो, लेकिन वो देने के लिए। अच्छा, कब से आप लोग मांग रहे हैं, उससे तो नहीं दे रहे? वो दीपावली से आगे से मांगता तो एक महीना का बाद में दूंगा, परसों कल दूंगा, ऐसे बोलते बोलते मेरे घुमा देते हम। कितने लोग के पैसे हैं? 6 लोग। 6 लोग। टोटल कितना पैसा दिए उनको सभी ने? कितना टोटल कितना पैसा? 1,77,500। 1,77,500। क्या नाम आपका? हमारा कमलीबाई नाम है। कहाँ रहते हैं आप? दुगलई रहते हैं सर। कौन सी पंचायत पड़ती है? पिठली पंचायत। अच्छा, पंच है आप? जी। अच्छा, ये बताओ, कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे आप लोग आज? कलेक्टर साहब के पास हम शिकायत करने आए थे कि गुरुजी तू दिया हमने पैसा, कोई दिया 6,000, कोई दिया 5,000, कोई दिया कुछ, तो वो उसको बोलते बोलते परेशान हो गया। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए कि बोला पैसा वाले को चलो सब मिल के कलेक्टर के पास शिकायत करेंगे। इसको बोलते बोलते परेशान हो गए। वो कितना बार बोले, वो देने की इच्छा नहीं है, अपन जाके वहाँ शिकायत करेंगे। अच्छा, अभी तक नहीं दिया उन्होंने? अभी से नहीं। अच्छा, ये बताओ, पैसा क्यों दिया था आपने उसको? नोटबंदी के समय दिया पैसा। अच्छा, पुराने पैसे थे? हाँ, पुराने पैसे। कितने कितने की नोट थे आपके पास में? 5 के थे, 2,000 तो हजार के। कलेक्टर साहब से मिले थे फिर आप? हाँ जी, मेरा। तो क्या बोले कलेक्टर साहब ने? और कहाँ शिकायत की इसकी आपने? यही चीज शिकायत करने कलेक्टर साहब पुलिस में शिकायत किए थे? पुलिस में शिकायत? नहीं, फिर पुलिस में मना कर बना के दिया हूँ। क्या नाम आपका? वहीं इनके साथ मौजूद आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि नोटबंदी के समय पुरानी करेंसी बदलवाने ग्रामीणों ने 1,77,000 रुपए शिक्षक को दिए थे। इनकी समस्या निराकृत नहीं की गई तो ग्रामवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये ग्राम दुगलई तहसील बैहर के ग्रामवासी हैं जो आदिवासी समाज से हैं। इनके साथ में नोटबंदी के समय जब पुरानी करेंसी बैंक में जमा करने के लिए कहा गया था, तो उस समय इन लोगों के खाते न होने के कारण इनके ग्राम में जो प्राथमिक शाला है उनके एक टीचर थे रायगढ़े जी, उनको इन्होंने 1,77,500 रुपये ये ग्राम के सभी ने मिलके दिए थे, लेकिन उसको नई करेंसी में कन्वर्ट करके आज तक उन्हें वापस नहीं किया गया है, जिसके लिए ये ग्रामवासी बार बार उससे मिलके परेशान हो रहे हैं। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखा जा रहा है कि करीबन 1 साल हो चुका है। आज इन्होंने जिला कलेक्टर महोदय को एक एप्लीकेशन दी है जिस पे कार्रवाई कर उचित कार्रवाई कर ये पैसे वापस दिलवाने के लिए बात कही गई है। अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो इन पूरे ग्रामवासी एक आंदोलन के लिए उत्साहित होंगे। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 6 मार्च से जिला केसरी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इसके संदर्भ में स्थानीय सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज सेवी राजा लिल्हारे ने बताया कि जिले के युवाओं को कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने बल भीम व्यायामशाला के तत्वाधान में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के पहलवान शामिल होकर कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे। बल भीम व्यायामशाला के तत्वाधान में 6 और 7 मार्च को जिला केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण जिले के पहलवान भाग लेंगे। और बड़ा हर्ष का विषय कि हमारे बालाघाट जिले में जिस तरह से हमारा बालाघाट जिला किसानों के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार कुश्ती के क्षेत्र में भी हमारे जिले के युवाओं में बहुत हुनर है
और यही सारी चीज़ों को देखते हुए केसरी दंगल का आयोजन करवाया जा रहा है। जो केसरी दंगल में 5 टैग होते हैं, केसरी, शेरा, अभिमन्यु, कुमार और किशोर, ये 5 टैग होते हैं। जिन 5 टैगों के लिए ज़िले के पहलवान लड़ेंगे और इनाम प्राप्त करेंगे। कब कितने पहलवान इसमें शिरकत करेंगे? हाँ, ये ज़िले के पहलवानों का ही कुछ ये है, क्योंकि केसरी और इस जो सारे टैग है सिर्फ ज़िले के पहलवान ही इसमें लड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़िले का टैग मिलेगा। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल जी रहेंगे और अध्यक्षता मेरी रहेगी। और साथ ही ये युवाओं के द्वारा बहुत बढ़िया आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजक समिति के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई सैम हुसैन हैं। और एक मैसेज है युवाओं के लिए कि दंगल जैसे क्षेत्र से अगर आप जुड़ते हैं तो नशे की प्रवृत्ति और कई प्रकार की जो कुरीतियाँ हमारे देश में चलती है, हमारे युवाओं में चलती है, तो ये सब सारी कुरीतियों से आप दूर होते हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। गौड़ खनिज के अंतर्गत कार्यों को निरस्त किए जाने से जिला पंचायत के पदाधिकारियों और सदस्यों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के नेतृत्व में सभी सदस्य मंगलवार को कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर पूर्व में स्वीकृत हो चुके गौड़ खनिज की राशि जारी किए जाने की मांग को लेकर पहुंचे, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य ने आश्वस्त किया कि गौड़ खनिज के नियम के अनुसार नहीं होने के कारण कार्य निरस्त हुए हैं। नियम अंतर्गत पुनः कार्य भेजे, उन्हें स्वीकृत कर राशि आवंटित की जाएगी। स्वीकृत किया था और ये वो जो काम है जिसको अपन निरस्त कर रहे हैं, तो कभी सभी सदस्य का निरस्त कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब भूमि पूजन हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसको ले नहीं रहे ना। मैडम क्या है कि शासन ने निरस्त कर दिए सारे को, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मतलब अगर आप लोग उसके नियम देखेंगे सारे के सारे, प्रधानमंत्री एक तो ये गौड़ खनिज नहीं है, हम लोग ऐसे गौड़ खनिज बोलते हैं, काफर तो हमारे ही से निकल रहा है। पहली चीज, अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है पूरे राशि के अंदर कि पोल्यूटर शुड पे, ये सब प्रिंसिपल है बेसिकली। मैं 50 लाख दूंगा आपको, मैं 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उस नियम के अनुसार आना चाहिए। सुनिए तो सर, आप 10 लाख की ड्रॉइड एरिया नहीं रखा था उन्होंने कहा था कि 10% का हमको कार्य दिया जा सकता है। आप कार्य बता दीजिए। आप लोग, मेरा मतलब ये, मैं आपको कोई राशि देने मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार नियम पढ़ें। आपको बता दें कि पूर्व प्रभारी मंत्री शरद जैन के द्वारा गौड़ खनिज के कार्यों को अनुमोदित कर स्वीकृति दिलाई गई थी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने कहा कि स्वीकृत कार्यों को निरस्त करना दर्शाता है कि यह सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। जिला पंचायत सदस्यों द्वारा इसके लिए सतत प्रयास और संघर्ष किया जाएगा। तो मिलने के लिए आए थे आप लोग? हम कलेक्टर साहब से मिलने इसलिए गए थे कि पिछले बार हमारे माननीय पालक मंत्री जी शरद जैन जी थे और माननीय सभी सदस्यों ने अपने एक एक काम दिए थे, क्योंकि कलेक्टर साहब से बात हुई थी भरत यादव साहब के बाद कि हमारे सभी सदस्यों को 10-10 लाख के काम दिया जाए, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। और उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई, इसके लिए मतलब काम प्राथमिकता के रूप में काम लेना चाहिए, और इसीलिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव दिए थे और वो हमारे प्रस्ताव स्वीकृत हो गए थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी सरकार बदलने के बाद ये जो अभी हमारी पुरानी जो सूची थी उसको निरस्त किया गया, और अब उनका कहना है कि नहीं, अब अगली सूची दो। तो हमारा कहना है कि जो विधिवत प्रक्रिया हुई थी, जो काम सैंक्शन हुए थे, उन काम को यथावत रखा जाए, इस बात को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास गए थे। बदले की भावना है, बदले की भावना है, क्योंकि देखिए जब सूची सेंसन थी तो उसको निरस्त करने का सवाल ही नहीं उठता। हो चुके थे, हाँ, सारे लोग हो चुके थे, पूरे जिला पंचायत सदस्य के, भाजपा के, कांग्रेस के भी तो नहीं, सभी लोग। यहाँ जब हमारा चुनाव की बात चुनाव तक है, लेकिन आज हमारे 27 सदस्य हैं, सारे सदस्य एक साथ हैं, और न ही हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं। यानी हमारा संगठन है संगठन। जब से सरकार बनी तब से परेशान हो रहे हैं आप लोग योजनाओं को लेकर? हाँ, जब से सरकार बनी है तब से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सरकार भेदभाव कर रही है। थैंक यू। पूरे मामले पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि जो भी कार्य नियमानुसार होंगे उसकी राशि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से प्रदान की जाएगी। जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंदर खनिज न्यास जो कि मेजर मिनरल्स की से जो राशि आती है उससे कुछ स्पेसिफिक नियम हैं, उनके अनुसार ही कुछ खर्च करने, मतलब उसमें निश्चित है कि किन क्षेत्रों में वो प्रमुखता पर लिया जाना है और किन कार्यों को प्रमुखता पर लिए जाते हैं। जब इनका परीक्षण किया गया तो उसमें ये पाया गया कि कुछ जो कार्य थे ना तो वो क्षेत्रवाद प्राथमिकता के तौर पर आ रहे थे और ना ही कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था। इस कारण से शासन के द्वारा उनको निरस्त किया गया है। लगभग कितने कार्य निरस्त किए गए हैं?
ऐसा संख्या तो मेरे पास नहीं है। निरस्त करना तब होता है जब काम स्वीकृत हो। शासन ने स्वीकृति इनकी दी ही नहीं है। इसमें यह था कि केस टू केस बेसिस पे जो भी डिमांड्स आई हुई हैं उन सभी को आपको पुनः स्वीकृति देनी थी। पूर्व कलेक्टर ने ऐसे कार्यों को कर दिया था जारी, और कई लोगों के भूमि पूजन भी होंगे, काम भी चालू होंगे, ऐसी भी बात आई है। उनकी क्या स्थिति है? कार्य जो निधि है, राशि हम नियमानुसार ही खर्च कर सकते हैं। जो भी कार्य नियम के अनुसार होंगे उनकी राशि बिल्कुल प्रदाय की जाएगी माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से। जो कार्य नियमानुसार नहीं होंगे उनकी उस केस में हमको राशि जारी करना मुश्किल होगा। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस जन सुनवाई में जिले भर के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी, जिनका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। मंगलवार को आयोजित इस जन सुनवाई में जनपद पंचायत परसवाड़ा से लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने परसवाड़ा में पदस्थ पंचायत के सचिव योगेश हिरवाने के स्थानांतरण पर रोक लगाए जाने की मांग की। जनपद उपाध्यक्ष परसवाड़ा श्रीमती मालती विजय। आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय किस लिए आया हुआ था आपने? हम कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए थे कि परसवाड़ा सचिव योगेश हिरवाने का ट्रांसफर रोकने के लिए। ट्रांसफर किस लिए करवाया जा रहा है? आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि हमारी पूरी पंचायत की टीम और मैं उपाध्यक्ष, मेरी जनपद सदस्य, हम सारे लोग चाहते हैं कि सचिव ना हटे, क्योंकि जो 15-20 सालों से जो निर्माण काम, कई काम ऐसे जो नहीं हुए, उनके 2 साल में इतना अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो वो हटे। अगर वो हटते तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम तो कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि विकास हो और उनके रहते अच्छा काम हुआ है, पब्लिक भी खुश है, सारी जनपद पंचायत की टीम आई। मैं रमेश दुबे, सरपंच ग्राम पंचायत परसवाड़ा। ये मेरी पूरी पंचायत पार्टी है। हमें जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत परसवाड़ा के सचिव का ट्रांसफ़र हो गया, तो हम लोग सभी लोग मिलकर यहाँ आए उनके ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए। हम हकीकत जानना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र किस वजह से हो रहा है, कारण क्या है। हमारे सचिव, मेरे पूरे पंचायत पार्टी, ये तो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। पंचायत जो पिछले 15 वर्षों से जो कार्य नहीं हुआ, वो अभी 2 वर्षों में कार्य किया गया है परसवाड़ा पंचायत के अंतर्गत। मैं यही जानना चाहता था कि ये उनका ट्रांसफ़र करवाने के कारण क्या है। जैसे उनके लेटर में लिखा गया है कि सचिव द्वारा राजनीति की जाती है, उनके द्वारा तो कोई राजनीति की नहीं गया है अभी तक। हम अभी लोकसभा चुनाव में जैसे हुआ तो ऐसा हमको कहीं देखने को नहीं मिला। ये सब वहीं इस जनसुनवाई में बैहर क्षेत्र के ग्राम गंजे सर्रा शाखा के बैगा जनजाति के कुछ लोगों में वाटर शेड समिति द्वारा किए गए तालाब निर्माण की राशि न मिलने की शिकायत की गई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण हीरा सिंह ने बताया कि गांव में लगभग 1 वर्ष पूर्व तालाब का निर्माण कराया गया था, जिसमें 50 से अधिक ग्रामीण मजदूरों ने कार्य किया था, लेकिन अब तक उनकी 1,84,000 रुपए की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? हीरा सिंह। कहाँ से आए हैं? भगवान देख। बताइए क्या समस्या लेकर के आए हैं? तालाब में काम किए थे, इसलिए आए हैं। पैसे से नहीं मिला है, साल भर होने लगा है, इसलिए आए हैं। किस योजना के अंतर्गत काम? वाटर शेड। कब किए थे? वो गर्मी में गए साल भर होने वाला लगा। किसने नहीं दिया आपका पैसा? कोई चीज़ नहीं दिया ना जी सर। क्या बोलते पैसा मांगने जाते हैं? वो डलच नहीं कहता है। कौन बोलता है? सचिव। क्या नाम सचिव का? वो आया है अभी, वो कांति समारोह। तो आज कितने लोग आए हैं आप यहाँ पे? 30। कितने लोगों का पैसा? वो तो मजदूर बहुत लोग का है, बाकी लोग तो आया नहीं है सर। वहीं जनसुनवाई में ग्राम पंचायत मोहगांव की 2 महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की राशि न दिए जाने की शिकायत की। मेरा नाम अमिता पाचे है, मैं मोहगांव से हूँ, मोहगांव नर्मदा टोला से। यहाँ पे हमारी समस्या यह है कि हमने सन 2016 में जो मिस्त्री लोग प्रशिक्षण के लिए आए थे शौचालय बनाने पंचायत में, तो हमने उनको खाना खिलाया समूह के द्वारा, तो उसका भुगतान हमको अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग यहाँ पे अपना कोई आवेदन लेके आए थे कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द। तो भुगतान की कितनी राशि है और कब से लंबित है? ये
2016 से है, हमने 11 महीने में खिलाए हैं, तो 2016 से कम 21,000 की राशि हमारी आने वाली है। तो इस राशि की मांग के लिए आप लोगों ने कहाँ पर अभी तक आवेदन किया? हमने जनपद में गए, किरनापुर में। वहीं लांजी क्षेत्र से बेटा बचाओ समिति के आधा सैकड़ा से अधिक विभिन्न गांवों के ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे, जिन्होंने उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के पूर्व शराब बंदी की घोषणा को अमल में लाने की मांग की। मैं ईश्वर उमरे हूँ, बेटा बचाओ राष्ट्रीय अभियान का अध्यक्ष। और बेटा बचाओ हमारी जो मुहिम है, ये मुहिम ऐसी है कि पूरे देश में बेटी बचाओ अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन जब 18 साल की बेटी हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा प्रश्न ये आ जाता है कि उसके साथ जो ब्याह करने वाला बेटा वो कैसा रहेगा, संस्कारी रहेगा कि शराबखोर रहेगा। इसलिए हम लोगों ने बेटा बचाओ अभियान, दारू भट्टी हटाओ बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जिससे पूरे देश में बेटा का संस्कारी रहेगा तो पूरा परिवार चलाएगा, और पूरा परिवार चलेगा तो पूरा परिवार तंदुरुस्त रहेगा और बेटियां सुरक्षित रहेगी। इसलिए बेटा बचाओ अभियान की हमने शुरुआत की है। इसलिए हमने चुनाव आयोग को भी एक लेटर लिखा है कि आगामी चुनाव में नशा किया हुआ यानी शराब पिया हुआ व्यक्ति का वोट न लिया जाए, गाड़ी चालक नशे वाला नहीं चल सकता, कोर्ट में बयान दारू पीने वाले का नहीं चल सकता। वैसे अगर आप सरकारी कर्मचारी अगर ड्यूटी पीरियड में है तो शराब नहीं चलता। तो वोट जो सरकार चलाने वाली जो सरकार बनती है जिससे, तो वो दारू पिया वाले व्यक्ति का वोट क्यों चलना चाहिए, इसकी भी हमने मांग की है। दूसरी हमारी मांग ये है कि कांग्रेस सरकार के अभी 2018 का जो चुनाव वचन पत्रिका है उसमें ये लिखा हुआ है कि 50% से महिलाएं जिस ग्राम पंचायत। वहीं इस जन सुनवाई में बैहर क्षेत्र के ग्राम जालदा से पहुंची आदिवासी महिलाओं ने उनकी जमीन पर वन विभाग द्वारा कब्जा कर वहां वृक्षारोपण किए जाने की शिकायत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ पूरे देश भर में किया, जिसका लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागृह में दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। ये याद रखना, 30 रुपये जितना उसका खर्च होगा वो भारत सरकार कॉमन सर्विस सेंटर वालों को दे देगी, ताकि मेरे मजदूर भाई बहन को ये 30 रुपया उसके पेटीएम से देना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कितना कमाते हैं, इसका प्रमाण देने की आपको जरूरत नहीं है। आप 15,000 कमाते, 15,000 से कम कितना कमाते, 9,000 की 11,000 की 12,000, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये मोदी को आप ईमानदारी पर भरोसा है। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि 18 से 40 साल तक के समस्त असंगठित कामगार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सीएससी जिला समन्वयक अधिकारी लोकेश ने बताया कि अब तक लगभग 1000 लोगों ने इस योजना में पंजीयन कर लिया है, जिनमें दर्जी, सब्जी विक्रेता, नाई, हमाल जैसे मजदूर वर्ग इस योजना से लाभान्वित होंगे। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा 5 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन संविधान बचाओ संघर्ष समिति का यह बंद जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील और ब्लॉक स्तरों में बेअसर रहा। जिले की ज्यादातर दुकानें शुरू रहीं, वहीं मंगलवार होने के चलते नगर में कई दुकानें बंद देखी गई। इसके अलावा ट्रक चालकों, बस चालकों, ऑटो रिक्शा मालिकों ने भी अपना व्यापार शुरू रखा। उसको मैंने एमडी करा। वहीं बंद का आह्वान करते हुए संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा नगर में एक शांतिपूर्ण रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां रैली में शामिल समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूजा अर्चना की। इसके बाद तहसीलदार रामबाबू देवांगन से मुलाकात की और आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। धन्यवाद भैया आप लोगों को, धन्यवाद।
चौकीदार बोल 85 बोल 85 निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से। चलो भैया, आप लोगों से निवेदन करने पहुंचे हैं। SC ST OBC भारत के है मूल निवासी। हम लोग अगर रहते तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। हमने शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराने के लिए लोगों से निवेदन किया और शांतिपूर्ण ढंग से बंद हुआ। और पूरे भारतवर्ष में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी के तहत चरणबद्ध जो आंदोलन अभी तक चलते रहे, उसका अंतिम कार्यक्रम आज का था। और इस कार्यक्रम में हमारे साथीगण, नए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नागरिक बंधुओं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं बताना चाहता हूँ, यह कार्यक्रम हमारा भीड़ बढ़ाओ अभियान का नहीं था। यह कार्यक्रम किसी के विरुद्ध। वहीं बंद के इस आह्वान को लेकर सुबह से देर शाम तक पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी पीडी गेडाम ने बताया कि उनका यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, जिसके चलते दुकान बंद करने को लेकर किसी के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। उन्होंने आगे बताया कि ईवीएम मशीनों में होने वाले घोटालों को रोकने, लागू की गई 13 रोस्टर प्रणाली का विरोध करने और सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण के विरोध सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत नगर में शांतिपूर्ण तरीके से एक रैली निकाली गई। नगर के 50% व्यापारियों ने हमें समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी और पुलिस प्रशासन का हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। भारत बंद था। आज का जो भारत बंद था वो मुख्य रूप से 9 पॉइंट थे। उसमें से 3 पॉइंट जो है वो प्रमुख रूप से थे। पहला ईवीएम मशीन में होने वाले घोटाले को रोकना पेपर ट्रेल मशीन के माध्यम से, और दूसरा था 10 पॉइंट रोस्टर प्रणाली, जो 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को कैंसिल करके 10% 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया। इसमें सारे SC ST OBC की जो सरकारी नौकरियां है वो सब जीरो में चली गई। इनके अगेंस्ट में आज का कार्यक्रम था। और तीसरा जो है वो 10% सवर्णों को आरक्षण, जो संविधान के खिलाफ था। इस तरह से आज सारे संपूर्ण भारत में 550 जिलों में ये कार्यक्रम एक साथ प्रदर्शन किया गया। और बालाघाट में भी जो है हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बगैर किसी छल कपट और भेदभाव के हम लोग यहाँ से निकले और पूरे शहर को भ्रमण करते हुए यहाँ शांतिपूर्वक। बालाघाट बंद का आह्वान किया जा रहा था कल, क्या बालाघाट बंद हो पाया? बालाघाट बंद में तो ऐसा है कि हमने किसी के ऊपर प्रेस्क्राइब नहीं किया कि आपको बंद करना ही पड़ेगा, जैसे पिछले 2 अप्रैल में हुआ था। इस तरह से हमने सिर्फ अपने ऊपर के आदेश का पालन किया है। और हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम 50% लोग जो व्यापारिक संघ है हमारे साथ रहा और उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं। इसी तरह हमारा पुलिस प्रशासन हमारे साथ रहा और शांतिप्रिय ढंग से ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। हम सभी लोगों को साधुवाद देते हैं। नगर के शंकर घाट परिसर में किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए वन अमले ने अतिक्रमण को हटाया।
अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। आपको बता दें कि शंकर घाट में शिव मंदिर के समीप अवैध निर्माण होने की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को मिली थी, जिस पर सोमवार को ही वन विभाग का अमला निरीक्षण करने पहुंचा था। वहीं दूसरे दिन सुबह ही वन अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की। इसके संबंध में चर्चा करने पर एसडीओ अमित पटौदी ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अवैध निर्माण किया गया था, जिससे वन अमले ने हटाया। ग्राम बहरई में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि की धूम रही। ग्रामीणों ने भगवान महादेव की मूर्ति स्थापना कर पूजा अर्चना और आरती की। साथ ही इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ग्राम पंचायत भरवेली में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। साईं सेवा समिति सिवनी कैंप द्वारा आयोजित इस महोत्सव में सोमवार को जहां रुद्र अभिषेक, रामायण पाठ और हवन पूजन का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर मंगलवार को अखंड रामायण, हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन कर शंकर टेकरी के शिव मंदिर में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में साईं सेवा समिति के प्रमुख संरक्षक व मॉयल वरिष्ठ प्रबंधक विकास रंजन परिदा, मुख्य संरक्षक व मॉयल मैनेजर उम्मेद सिंह भाटी, संरक्षक व अंडरग्राउंड मॉयल मैनेजर नीलेश खेड़ीकर, सदस्य सोनू नहरकर, महेंद्र, दीनू कावरे सहित समिति के अन्य पदाधिकारी, सदस्य, व्यापारी व ग्रामीण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये श्री साईं सेवा समिति सिवनी कैंप भरवेली एवं माइल और बाजार के जितने व्यापारी बंधु अपने और पूरे ग्रामवासी के सहयोग से भंडारा होता है। कितने वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है? ये 11वां वर्ष है। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ शिवरात्रि में अखंड रामायण का पाठ होता है जो 24 घंटे चलता है, जो कल प्रारंभ हुआ था और आज सुबह 9 बजे खत्म हुआ है। उसके बाद हवन पूजन का कार्यक्रम होता है और हवन होने के बाद फिर भंडारा प्रारंभ किया जाता है। कौन सी समिति द्वारा आयोजन किया जाता है? श्री साईं सेवा समिति सिवनी कैंप भरवेली द्वारा होता है। क्या कितना प्राचीन मंदिर है और क्या विशेषता है इस मंदिर की? ये मंदिर तो बहुत पुराना है, हम तो जब से पैदा हुए देख रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि 60-70 साल पुराना मंदिर है। नगर की बूढ़ी स्थित एमपीबी कार्यालय में मंगलवार को जन प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वितरण केंद्र स्तर पर बिजली गलत देय निराकरण के लिए एक समिति बनाई गई। आयोजित इस बैठक में विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में बिजली बिल को लेकर की गई घोषणा की समीक्षा की गई। मैं जयपाल बघेल, सहायक अभियंता, वितरण केंद्र बालाघाट शहर। सर आज मीटिंग रखी गई है, किनकी रखी गई? सरकार का जो एक वचन पत्र में पॉइंट था कि अगर बिजली से रिलेटेड जो बिल गलत बिल जनरेट होते हैं उनके निराकरण में टाइम लगता है, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। तो समिति में वितरण केंद्र प्रभारी रहेगा और 5 लोग और मेंबर रहेंगे उसके। तो उसमें 5 लोगों में एक पार्षद रहेंगे, एक घरेलू उपभोक्ता रहेंगे, एक व्यावसायिक उपभोक्ता रहेंगे और 2 महिला घरेलू उपभोक्ता रहेंगे। तो उसको ऐसे ही 6 लोग की एक समिति होगी और उस समिति का काम ये रहेगा कि जितने भी आवेदन मतलब ऐसे प्राप्त होते हैं गलत बिल के, उनका जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए उस समिति को गठन किया गया। तो समिति के क्या क्या कार्य रहेंगे? समिति के कार्य ये रहेंगे कि वितरण केंद्र में जितने भी गलत बिलिंग के आवेदन प्राप्त होंगे उनके जो निराकरण करना है, तो वो समिति डिसाइड करेगी कि इसमें क्या मतलब कितने जल्दी से जल्दी उसका बिल का निराकरण किया जा सकता है करके। मतलब वचन पत्र का एक बिंदु था, उसको उसके लिए रिगार्डिंग ये समिति बनी। तो कब से कार्य चालू हो जाएंगे? आज पहली बैठक है।
मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले मंगलवार को जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम मालिया और गिडोरी के लगभग 2 दर्जन से अधिक बैगा आदिवासी समुदाय के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर आहार अनुदान योजना के तहत उन्हें 1000 रुपए महीना की राशि दिए जाने की मांग की। ज्ञापन में बैगा आदिवासी महिलाओं ने बताया कि उन्हें आज तक शासन द्वारा पोषण आहार के लिए प्रति माह दी जाने वाली 1000 रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया गया है और जनपद पंचायत बिरसा में उन्हें दस्तावेजों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। आपका जी, मंगल सिंह दुर्वे, ग्राम पंचायत गिडोरी। क्या मामला है पूरा ये पोषण आहार का? ये बैगा माता से हमारे ग्राम के हैं सर, इनको साल भर से हो गए जो भी आवेदन किए दिए हैं, पासबुक फोटो कापी सामग्री ID, इनको सर अभी तक इनको जो 1000 बैगा माता को मिल रहा है उनका लाभ अभी तक नहीं मिला है। इसलिए वो जनपद पंचायत गए तो डॉक्यूमेंट्स वो स्थायी जाति लाओ तो वो लाओ, तो इसी नियम आगे करके बताया सर, तो ये परेशान किया जाए। तो ये कहाँ से बनवा पाएंगे सर, ये अनपढ़ आदमी, ये कहाँ पटवारी को देखने अभी अधिकार अभी निकाल पाएंगे? सभी के तो पासबुक में और सामग्री ID में पैसा जमा हुआ है, इन्हीं के सर ये 15-16 लोग को बचिया, ये साल भर से चक्कर काट रहे हैं सर बैंक से आज तक। इनको आज क्या आश्वासन मिला है यहाँ पर? कलेक्टर महोदय जी ने बताया कि इनका आवेदन रख लिया गया है, मैं इनका पूरा पैसा जमाने का कृपा करूँगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बैगा आदिवासी समाज की महिलाओं को उनके परिवार के भरण पोषण के लिए आहार अनुदान योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है, लेकिन जिले के कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां के बैगा आदिवासी समुदाय के लोगों को इस योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष भवन सिंह कोर्राम ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य ने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाने की बात कही है। ये पूरा मामला ये है कि ये ग्राम मालिया, ग्राम पंचायत गिडोरी, जनपद पंचायत बिरसा के हैं। ये बैगा आदिवासी परिवार से हैं। शासन के द्वारा इन्हें आहार अनुदान योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह मिलता है, लेकिन इस गांव के एक भी हितग्राही को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इन्होंने बार बार अपना आवेदन जनपद पंचायत बिरसा में दिया है, लेकिन उन्हें उचित कार्रवाई ना हुई, इसलिए इन्हें यहाँ जिला कलेक्टर आना पड़ा और हमें मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद को इन्होंने एक आवेदन दिया था कि हमारी बातें कलेक्टर महोदय तक पहुँचाएँ और हमारे लिए उचित कार्रवाई के लिए आवेदन करें। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा आवेदन ले लिया उन्होंने और उचित कार्रवाई कर इन्हें उस योजना का लाभ दिलाने का पूरा संभव प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशानुसार मंगलवार को जिले के 134 केंद्रों में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने गणित विषय का पर्चा हल किया। मंगलवार को आयोजित इस परीक्षा में कुल 30,840 विद्यार्थियों में से 30,050 विद्यार्थियों ने गणित विषय का पर्चा हल किया, जबकि इस परीक्षा से 755 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। मंगलवार को आयोजित इस परीक्षा में उड़न दस्ते की टीम ने 2 विद्यार्थियों का नकल प्रकरण बनाया, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में 1 विद्यार्थी का नकल प्रकरण बनाया गया, तो वहीं दूसरा नकल प्रकरण झालीवाड़ा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में टीडी की टीम द्वारा बनाया गया। वहीं नगर में भी जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए उड़न दस्ते की टीम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, लेकिन नगर के किसी भी परीक्षा केंद्र में नकल प्रकरण बनने की कोई जानकारी नहीं मिली है। निरीक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला प्रशासन ने तय किए गए उड़न दस्ते की टीम के सदस्य व तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि 1 मार्च से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न दलों का गठन किया गया है। बालाघाट शहर में 4 केंद्र ऐसे हैं जहां प्राइवेट कैटेगरी वाले बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। अति महत्वपूर्ण केंद्र होने के चलते सभी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं से भी कोई अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है। केंद्रों पर सभी बच्चों को पर्याप्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए गए हैं। परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। सभी दल अलग अलग केंद्रों की जांच कर रहे हैं। बालाघाट नगर के केंद्रों में कहीं भी कोई भी नकल प्रकरण बनने की खबर नहीं आई है। तो महात्मा गांधी उच्चतर विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे, कैसा निरीक्षण था सर? जैसे कि आप जानते हैं कि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी 1 मार्च से, और इसके लिए जिला प्रशासन के स्तर पर विभिन्न दलों का गठन किया गया है। और बालाघाट शहर में 4 जो महत्वपूर्ण सेंटर हैं जिसमें प्राइवेट के बच्चे बैठ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद है। केंद्र अध्यक्ष अपना कार्य सुचारू ढंग से कर रहे हैं
और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं है और बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और पर्याप्त साधन भी हैं। तो सुचारू परीक्षा चल रही है सर? बिल्कुल, परीक्षा सुचारू चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और पूरे जो अधिकारी हैं इसमें दल बनाए गए हैं वो निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लालबर्रा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नकपुरा में 5 मार्च को शाम 5 बजे सर्व शिक्षा अभियान मद से 16.88 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत शासकीय माध्यमिक शाला भवन एवं 13.85 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत शासकीय प्राथमिक शाला भवन जबल टोला का पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद स्कूल भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई। भारत के माटी के अंदर के जल को प्राप्त करते हो, भारत की जलवायु और भारत के अनाज के साथ साथ भारत की इस हवा को ग्रहण करके तुम्हारी जिंदगी चलती है कि पाकिस्तान का समर्थन करने का क्या अर्थ होता है। ये सिलसिला तो 1947 की आजादी के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने एक नामांकित सरकार बनी जिसमें डॉक्टर आम्बेडकर जी विधि कानून मंत्री थे, सिद्धांत नहीं फूटे, धारा 370 को हटाने की सहमति नहीं बनी। संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर भी अलग हो गए और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी अलग हो गए और 370 धारा को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया। जम्मू की जेल में नजरबंद हो गए। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार स्थानीय विद्युत विभाग कार्यालय में 5 मार्च को दोपहर 3 बजे विद्युत विभाग वारासिवनी सहायक अभियंता JS नकपुरे की उपस्थिति में गलत देयकों के निराकरण हेतु सदस्यों का चयन कर समिति का गठन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत पांढरवानी सरपंच अनीस खान, जनपद सदस्य श्रीमती पुष्पा मडावी, लुकराम कटरे साल्हे, श्रीमती लक्ष्मी वाघाड़े खमरिया, दमयंती माने बेलगांव को शामिल किया गया है। चर्चा में पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने बताया कि चुनाव के पूर्व में कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में घोषणा की थी कि जितने भी उपभोक्ता हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में उनकी बिजली बिल की समस्याओं का निराकरण के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। श्री खान ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसके तहत प्रभारी मंत्री के द्वारा अनुमोदित समिति बनाई गई है, जिसकी प्रत्येक सप्ताह के दूसरे मंगलवार को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्त उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। श्री खान ने उपभोक्ताओं से निवेदन करते हुए कहा कि यदि कोई भी समस्या हो तो सदस्यों से संपर्क करके आवेदन दे सकते हैं, जिसे बैठक में रखकर निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन में चुनाव के पूर्व में हमारे माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में एक घोषणा दिए थे, वचन पत्र आया था जिसमें ये था कि जितने भी उपभोक्ता हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिनकी बिजली बिल संबंधी कोई समस्या है, उस हेतु कमेटी का गठन किया जाएगा और वो कमेटी जो रहेगी वो उन हितग्राहियों का, किसानों की समस्या का समाधान करेगी। उसी के तारतम्य में माननीय हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक आदेश जारी किए। उसके तहत प्रभारी मंत्री जी ने अभी एक कमेटी का गठन किया है। प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित जो हमारी समिति बनी है, यह प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को इसका बैठक होगी और बैठक में समस्त उपभोक्ताओं की समस्या का हम 5 जो सदस्य बने हैं, ये हम लोग मिलकर इसकी समस्या का समाधान करेंगे। राज्य शासन ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली बिलों के गलत देयकों के सुधार हेतु प्रभारी मंत्री से अनुमोदित सूची हमें प्राप्त हुई, जिसमें प्रथम मीटिंग आयोजित की जानी है, जो आज आयोजित की गई है लालबर्रा वितरण केंद्र में, जिसमें मैं उपस्थित हुआ और माननीय सदस्यगण भी उपस्थित हुए हैं।
नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबेहरी स्थित भीमाशंकर मंदिर में 4 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भीमाशंकर मंदिर में प्रातः से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जहां दिन भर पूजन अर्चन का सिलसिला जारी रहा। इस अवसर पर शाम 5 बजे मंदिर परिसर से श्री भीमाशंकर मंदिर समिति बड़ी पनबेहरी व श्री शिव मंदिर समिति छोटी पनबेहरी के तत्वाधान में डीजे की धुन पर शिव बारात निक छोटी पनबेहरी हाई स्कूल रोड व लालबर्रा नगर की प्रमुख गलियों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची, जहां शिव पार्वती का विवाह रचाया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान में गत 2 मार्च को कृषक ऋण माफी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र से पहुंचे कृषकों के लिए स्कूल परिसर में स्थित सरस्वती ग्राउंड में भोजन की व्यवस्था की गई थी, जहां भोजन ग्रहण करने के बाद पत्तलों को मैदान में फेंक दिया गया एवं कार्यक्रम समाप्ति के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार से साफ सफाई नहीं करवाई गई है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं व शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैम क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ये अभी मैं जाम से आई हूँ परीक्षा लेके हायर सेकेंडरी की। हाँ जी। तो मुझे प्रधानाध्यापिका महोदया द्वारा बताया गया है कि कल से यहाँ परीक्षाएं शुरू हैं और यहाँ विगत दिनों में कोई कार्यक्रम हुआ है तो उसकी गंदगी पत्तल वगैरह सारी पड़ी हुई है, जिसके कारण बच्चों को भी परेशानी हो रही है और साफ सफाई तो है ही नहीं है बिल्कुल। तो पता चला कि किसकी वजह से गंदगी हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है? नहीं, इसके पहले मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कार्य मुक्त हो चुकी हूँ इस संस्था से, लेकिन ऐसा पता लगा है कि यहाँ कोई शासकीय कार्यक्रम था और वहाँ भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। सिवनी के वार्ड नंबर 9 में मंगलवार को महिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान महिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की भूमिका, पार्टी गतिविधियों पर चर्चा सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आज हमारी जो बैठक हुई है, आने वाला लोकसभा चुनाव जो है उसके मद्देनजर आज हमने अपने ब्लॉक वारासिवनी ब्लॉक महिला कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसमें हमने सब महिलाओं ने ये निश्चित किया है कि हम अपने आदर्श हमारे कमलनाथ जी जो हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जितने वादे किए थे लगातार वो अपने वादों को पूरा करते जा रहे हैं। हम उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए लोकसभा चुनाव में हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे उनको हम निश्चित ही एक शानदार जीत दिलाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने वारासिवनी महिला कांग्रेस की बैठक की। नगर पालिका परिषद वारासिवनी में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किश्त का वितरण करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका प्रांगण में आयोजित इस समारोह में 822 हितग्राहियों को योजना की अंतिम किश्त के रूप में 50,000 रुपए की राशि का वितरण किया गया। अध्यक्ष महोदय जी, सम्मानीय हमारी नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख जी एवं समस्त मेरे नगर पालिका के कर्मचारी और सबसे महत्वपूर्ण वो दिन आज आ गया। आप सभी के प्रयास से 4.25 साल पहले हम लोग इस नगर पालिका में पहुंचे, आपके आशीर्वाद से। और हमने याद होगा आपको, चुनाव में हमने कहा था कि नगर पालिका सेवा के लिए चल जाएगी। और आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि हमारी नगर पालिका सेवा के लिए चल जाएगी। 5-6 महीने में हम हट जाएंगे। किसकी फोटो लगी क्या लगी बड़ी बात नहीं है, किसने क्या किया ये दिखता है शहर वालों को, कौन क्या कर रहा है सब पता है आपको, पता है। एवं हमारे सभी पार्षद साथियों की अथक मेहनत से
वाराणसी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से लेकर के 15 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 842 हितग्राही को चयन किया गया था, जिनके भवन निर्माण कार्य लगभग 100% पूर्ण हो चुके हैं, जिनके अंतिम चरण की राशि के लिए आप सभी को काफी इंतजार करना पड़ा, परंतु हमारी ये तीसरे चरण की यहाँ पर राशि का वितरण होने जा रहा है। मैं सभी नगर पालिका परिषद के हमारे कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, इंजीनियर को धन्यवाद देता हूँ एवं हमारी परिषद एवं हमारे अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की है। वारासिवनी थाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिटोडी नवेगांव स्थित मोड़ाई पर 2 मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर, क्या घटनाक्रम आया? आज अभी लगभग 4:45 बजे के आसपास में 108 एम्बुलेंस से 5 लोगों को लाया गया और ये बताया गया है कि रास्ते में कोई गाड़ी को क्रॉस करते समय कि 4 लोग एक गाड़ी पे थे, वो गाड़ी उनकी स्लिप हुई या टकराई तो उससे कुछ लोगों को लगा है। उसके बाद पीछे एक और गाड़ी आ रही थी जिसमें पति पत्नी जा रहे थे, वो गाड़ी टकराई नहीं पर कैसे गिरी उनको भी नहीं मालूम, बट टेस्ट नहीं हुई है। इस प्रकार 5 घायलों को यहाँ लाया गया है, जिसमें एक बच्चा जिसे पीठ में बाहरी कोई चोट नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कोई रिब्स वगैरह फ्रैक्चर ना हो। एक बच्ची है नेहा, उसने उल्टी की है, सिर में उसको चोट लगी है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश प्रजापति ने टटोली कांग्रेसियों की नब्ज, लोकसभा टिकट को लेकर 3 पदाधिकारियों ने ठोकी दावेदारी। जिला पंचायत के समस्त पदाधिकारियों ने कलेक्टर से करी मुलाकात, गौड़ खनिज कार्यों को निरस्त किए जाने पर जताई नाराजगी। नोटबंदी के दौरान शिक्षक ने ली बेगांव से लगभग 2 लाख की रकम, बेगांव ने कलेक्टर से की मुलाकात, रकम वापस दिलाए जाने की मांग। जिले में नहीं दिखा बंद का असर, खुला रहा व्यापार। और कलेक्टर कार्यालय में हुआ हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन, जिलेवासियों ने अधिकारियों के समक्ष रखी विभिन्न समस्याएं। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।